तो एनीमे की शुरुआत में नोबल का एक ग्रुप एक लड़के से बोलता है, चलो मरने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, मुझे अपने मैजिक से अटैक करो। वो लड़का अपने फायरबॉल से अटैक करता है जो बहुत वीक था, इसलिए नोबल को कुछ नहीं होता। नोबल बोलता है, एक कॉमनर कभी एक अच्छा मेज नहीं बन सकता जब तक उसके पास मैजिक का गिफ्ट ना हो, और उसी के साथ उसके पास अच्छा वंश और मैजिक का टैलेंट होना भी बहुत जरूरी है। सिंपल साट, अगर तुम बड़ी फैमिली से नहीं आते तो तुम नल्ले मेज बनोगे। ये सब फादर ऑफ सॉर्सरी विलियम ने बोला है। तुम्हारे जैसे नल्ले कॉमनर को मैजिक सीखने का कोई हक नहीं है, और अपने फायरबॉल से उस लड़के को जला देता है। जलते जलते भी वो लड़का पागल था या मेंटल। वो बोलता है, ये मैजिक कितना खूबसूरत है, और ये है एक नोबल के वंश के मैजिक की पावर जिसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मेरी एक विश है, मैं मैजिक की स्टडी करना चाहता हूँ और मैजिक का मास्टर बनना चाहता हूँ। और मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और कोई अपनी आंखें ओपन करता है। उसके सामने कुछ मेड थी। उस लड़के को लगता है जाइंट ने अटैक कर दिया है, तो वो काउंटर अटैक में अपने छोटे छोटे हाथों से फायरबॉल अटैक करता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर एक छोटा लड़का बताता है, किंगडम ऑफ सालूम के 7th प्रिंस पैदा हुए हैं। हाँ, ये छोटा लड़का वही है जिसको नोबल ने मार दिया था, और अब वो रॉयल फैमिली में रिकार्नेट हो गया है। सीन 10 साल आगे आता है जहां पैलेस में सभी मेड लॉयड को ढूंढ रही थी। लॉयड वही लड़का है जो मर गया था और अब रिकार्नेट हुआ है। लॉयड मेड से छुप रहा था, और ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको बाद में पता चल ही जाएगा। लॉयड छुपी हुई जगह से बाहर आता है जहां उसको 2 लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, प्रिंस लॉयड आप यहाँ। लॉयड बोलता है, थोड़ा धीरे बोलो और मेरी एक हेल्प कर दो। अगर मेड या कोई और पूछे आपने मुझे देखा है तो उन लोगों को बोल देना नहीं। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सीक्रेट है। और बोलता है, रॉयल्टी के लिए हंटिंग अच्छा टाइम पास है, तो हंटिंग करना चले प्रिंस लॉयड। लेकिन तब तक अपने लॉयड भैया वहां से छूमंतर हो चुके थे। कम एज वाला बोलता है, लॉयड 7th प्रिंस है, उनको थ्रोन मिलने का कोई चांस नहीं है, तो प्रिंस लॉयड के साथ कनेक्शन बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मिडिल एज आदमी बोलता है, तुम्हें पता है जब प्रिंस लॉयड पैदा हुए थे तो वो सभी बच्चों के जैसे पिक्चर बुक में नहीं मैजिक बुक में इंटरेस्ट दिखाते थे, और वो बहुत जल्दी बोलने भी लगे थे। और मेन बात तो ये, प्रिंसेस लॉयड ने क्वीन के पॉम से मिल्क पीने से भी मना कर दिया था, और यही तो ट्रू जेंटलमैन की निशानी है। जब उन्होंने अपनी आंखें पहली बार ओपन की थी तभी उन्होंने फायरबॉल मैजिक यूज करना सीख लिया था। मुझे तो लगता है प्रिंस लॉयड फादर ऑफ सॉर्सरी का पुनर्जन्म है। सीन हमारे हीरो लॉयड पर आता है जो बताता है उसकी प्रीवियस लाइफ में नोबल ने उसे टपका दिया था, लेकिन वो रॉयल फैमिली में रिबॉर्न या रिकार्नेट हो गया, और अब ये कैसे और क्यों हुआ उसे खुद नहीं पता। और तो और उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की सभी मेमोरीज भी हैं। लॉयड अभी भी मेड से छुप रहा था क्योंकि लॉयड को पढ़ने जाना था, और मेड उसको ऐसा करने नहीं देंगी। अगर लॉयड का 10% भी मैं पढ़ लूं तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूं। और मैंने ये क्यों बोला वो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। लॉयड बताता है वो इस बार किंगडम ऑफ सालूम के 7th प्रिंस के तौर पर रिबॉर्न हुआ है, इस वजह से उसके पास बहुत प्रिविलेज है, लेकिन उसको थ्रोन और रॉयल फैमिली के बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो लाइब्रेरी के अंदर आता है और बोलता है, मुझे तो मेरी प्रीवियस लाइफ के जैसे न्यू मैजिक डिस्कवर करने हैं, उनकी स्टडी करनी है, उनको सीखना है और मास्टर मेज बनना है। और बोलता है, रॉयल लाइब्रेरी के कंटेंट के सामने तो सालूम के मैजिक एकेडमी की लाइब्रेरी पानी कम चाय है, लेकिन तभी उसको उसकी टीचर और केयर टेकर शिल्पा ढूंढ लेती है। फिर वो दोनों शॉर्ट ट्रेनिंग करने आते हैं जहां वो दोनों बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। फिर रुकते हैं। लॉयड बोलता है, मुझे थ्रोन मिलने का कोई चांस नहीं है, तो मेरा शॉर्ट ट्रेनिंग करने का क्या मतलब। तो शिल्पा बोलती है, प्रिंस रॉयल सक्सेशन के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं लाइफ में, और पिछले 3 साल से मैं आपकी टीचर और केयर टेकर हूँ, और आपको अच्छे से ग्रो करना ही अब मेरी लाइफ का पर्पस बन चुका है। लॉयड बोलता है, मुझे शिल्पा को अच्छा शो दिखाना होगा, मतलब अच्छे से फाइट करनी होगी, नहीं तो ये मुझसे शाम तक प्रैक्टिस करवाती रहेगी और मैं पढ़ने नहीं जा पाऊंगा। फिर उन दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट होती है जहाँ शिल्पा बोलती है, आप तो पहले से बेहतर और ग्रो हो चुके हो। लेकिन लॉयड बताता है वो कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा है, सिंपल वर्ड में ट्रेस मैजिक, जिसमें वो शिल्पा के सभी मूव मिरर के जैसे कॉपी कर रहा है। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि शिल्पा अपने आप से ही फाइट कर रही है, लेकिन इन सब के बाद भी लॉयड हार जाता है क्योंकि उसके पास छोटे हाथ, शिल्पा से कम स्टेमिना और बाकी चीजों का डिसएडवांटेज था। लेकिन अब लॉयड कुछ नया ट्राई करने वाला है। वो वुडन मैजिक का यूज करके अपनी वुडन सॉर्ड की लेंथ बड़ी करता है और लेविटेशन मैजिक का यूज करके
ग्राउंड के थोड़े ऊपर फ्लोट करने लगता है और सिल्फा से फाइट करने लगता है और पहले से अच्छा फाइट कर रहा था और बोलता है अगर क्या हो आपके सामने वाला आपके जैसे फाइट कर रहा हो लेकिन एकदम से डिफरेंट मूव कर दे तो क्या होगा। और एक न्यू मूव सिल्फा पे अटैक करने आता है और सोचता है वो जीत जाएगा और सिल्फा को इस सब के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ टाई होता है। सिल्फा अटैक को ब्लॉक कर देती है और लॉयड को मारते हुए बोलती है भाई तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, जो मुझे पता नहीं चलेगा तुमने अपनी स्वॉर्ड की लेंथ इंक्रीज की है और लेविटेशन मैजिक का यूज किया है जिससे तुम मेरी बराबरी कर सको और टक्कर की फाइट कर सको। और बहुत खुशी के साथ बोलती है आप कितने जल्दी बड़े हो रहे हो, मैं नहीं चाहती आप जल्दी बड़े हो, आप एक साथ 2 मैजिक यूज कर रहे हो, ये कोर्ट मैच के लिए करना भी बहुत मुश्किल है। लॉयड मन ही मन बोलता है लगता है सिल्फा ने बाकी मैजिक सेंस नहीं किया, मैं फिजिकल एनहांसमेंट और ट्रेस मैजिक भी यूज कर रहा, मतलब एक साथ 4 मैजिक। फिर शाम हो जाती है जहाँ सिल्फा लॉयड को अपने साथ नहाने को लाई थी, जहाँ और भी बहुत लड़कियां नहा रही थी, क्या मतलब अपने भाई के मजे ही मजे हैं। लेकिन लॉयड सख्त लौंडा है, वो सिल्फा से बोलता है मैं खुद से नहा सकता हूँ और वहाँ से जाने का ट्राई करता है। सिल्फा बोलती है मुझे पता है अगर मैं आपको अकेले नहाने जाने दूंगी तो आप मुझे लाइब्रेरी में बुक के पहाड़ के अंदर मिलोगे, ना कि नहाते हुए। तभी वहाँ 2 लड़कियां बताती हैं लॉयड आपके पैदा होने से पहले सालूम किंगडम में एक बहुत खतरनाक डीमन ने अटैक कर दिया था, बहुत से मेजिस ने अपना सैक्रिफाइस देके उस डीमन को एक बुक में सील कर दिया, उस डीमन का नाम ग्रिमवॉर है, उसको पैलेस के फॉरबिडन लाइब्रेरी में सील कर दिया गया है। वो दोनों ये सब लॉयड को डराने के लिए बोल रही, लॉयड भी अपना सर नीचे किए हुए था जैसे वो डर गया हो। सिल्फा बोलती है तुमको क्या लगता है प्रिंस लॉयड ये स्टोरी से डर जाएंगे, और वैसे भी वो डीमन बुक में सील है, वो क्या ही कर सकता है। और ये देख के वो सब खुश हो जाती हैं कि लॉयड डर चुका है। दोनों लड़कियां प्रिंस लॉयड को आज अपने पास सोने को बोलती हैं। सिल्फा बोलती है मैं प्रिंस लॉयड की टीचर और केयर टेकर हूँ, प्रिंस लॉयड की सब चीजें मैं ही करूंगी, और एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। मौका देख के लॉयड वहाँ से भागने लगता है, वो डरा वरा कुछ नहीं था, उल्टा खुश था कि पैलेस में एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है जिसके बारे में उसको अभी तक नहीं पता। फिर सीन 2 गार्ड पर आता है जो फॉरबिडन लाइब्रेरी के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे और बोलते हैं यहाँ सोना नहीं है, पता है ना अंदर एक डीमन सील है। लॉयड उन लोगों की बातें सुन रहा था और कंसीलमेंट मैजिक का यूज करता है जिसमें ये मैजिक एयर के फ्लो को और लाइट को रिफ्लेक्ट करके यूजर को इनविजिबल बना देता है। गार्ड बात कर रहे थे ये फॉरबिडन लाइब्रेरी है जिसके अंदर डीमन सील है जिससे पूरा किंगडम थर थर कांपता है। लॉयड भी ये सब बात उन्हीं के सामने इनविजिबल होकर सुन रहा था। वैसे लॉयड के इनविजिबल होने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लॉयड सीढ़ी से नीचे जा रहा था, गार्ड बोलते हैं इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए कोई अंदर नहीं जा सकता, और मान लो कोई अंदर चला भी गया तो 10 मेजिस ने अपनी सीलिंग मैजिक से डोर को सील किया है और उस अनब्रोकन सील को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अपना लॉयड बड़े आराम से सील को तोड़ देता है और फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और बोलता है बताओ 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मुझे इस फॉरबिडन लाइब्रेरी के बारे में कुछ नहीं पता था। और पूरी लाइब्रेरी में घूमता है और मैजिक बुक को देख के बहुत खुश होता है। वो बुक रीड कर रहा था और बोलता है मुझे सील को भी रिपेयर करना होगा जिसको मैंने तोड़ा है, लेकिन वो तो मैं जाते टाइम कर दूंगा, अभी तो मुझे पढ़ना है। तभी एक बुक हवा में उड़ने लगती है, उसके अंदर से डीमन की आवाज आती है। फिर वो बाहर आता है और बोल मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा कोई छोटा सा बालक सील तोड़ सकता है। लॉयड बोलता है तुम कौन हो? डीमन बोलता है तुम में से इतनी कैजुअली बात नहीं कर सकते, मेरी सील टाइम के साथ कभी ना कभी तो रिमूव हो ही जाएगी, इससे अच्छा है तुम मुझे अनसील कर दो। लॉयड समझ जाता है ये बुक के अंदर सील हुआ डीमन है। फिर वो दोनों एक दूसरे के इंट्रोड्यूस करते हैं। डीमन बोलता है तुम मुझे अनसील कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा और बहुत सारा गोल्ड भी दूंगा। लॉयड गोल्ड को लेता है और डीमन को ज्ञान पेलते हुए बोलता है काहे का डीमन है रे तू, तेरे एक अच्छा सा क्रिएशन मैजिक करते भी नहीं आता, तुमने डस्ट को गोल्ड बनाया है जिसमें भी तुमने ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं किए, और वैसे भी मैं जाते जाते डोर की सील रिपेयर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता जिस किंगडम में मैं मैजिक सीख रहा हूँ उस किंगडम को तुम परेशान और तबाह करो। डीमन बोलता अरे मुझे तो बहुत सेंचुरी पहले के मेजेस ने सील किया था, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, और देखो तो तुम बहुत अच्छे मेज बनने के लायक भी हो। लॉयड को प्रीवियस लाइफ के नोबल की बात याद आती है जिसने बोला था मैजिक का अच्छा वंश और मैजिक में टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है, कॉमनर जिसके पास ये दोनों नहीं होता वो एक अच्छा मेज नहीं बन सकता। प्रेजेंट में लॉयड बोलता है अब मेरे पास अच्छा वंश और मैजिक का टैलेंट है। डीमन बोलते है अगर तुम मेरे को अनसील करते हो तो मैं तुम्हें एंशिएंट
एंशिएंट मैजिक के बारे में बताऊंगा जो खो चुका है। डीमन को लगता है इससे भी लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीमन ये जान के बहुत खुश होता है कि लॉयड को एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है। फिर लॉयड मैजिक से ब्लू की बना के डीमन को अनसील करता है। डीमन बोलता है मुझे पता था तुम मुझे अनसील कर सकते हो। लॉयड बोलता है मुझे एंशिएंट मैजिक के बारे में बताओ। डीमन डायरेक्ट लॉयड पर अटैक कर देता है और बोलता है मेरे इस अटैक का नाम आर्क्टिस ऑब्सक्यूरा है, और सोचता है इससे तो लॉयड मर गया होगा, लेकिन लॉयड ने बैरियर बना के अपने आप को सेव कर लिया था और डीमन के मैजिक के बारे में सब कुछ बताता है और डीमन से बहुत इंप्रेस होता है और बोलता है मुझे और भी स्पेल बताओ। फिर डीमन बहुत सारे आर्क्टिस ऑब्सक्यूरा से अटैक करता है, लेकिन लॉयड के बैरियर को कुछ नहीं होता। डीमन भी हैरान था कि लॉयड के बैरियर उसके मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है और अभी तक बैरियर में डेंट तक नहीं आया। लॉयड डीमन के मैजिक को देख के बहुत हैरान था। वो बोलता है आज तक मैंने ये स्पेल कभी नहीं देखी, और उसको बहुत इंटरेस्ट था उसको छूने में। ये लॉयड की गंदी आदत है जिससे वो मर भी सकता है, लेकिन चुल्ल तो चुल्ल होती है। फिर वो थोड़ा सा बैरियर ओपन करके डीमन अटैक को अंदर अपनी फिंगर में लेता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसमें उसकी फिंगर इंजर्ड हो जाती है। लेकिन लॉयड को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। लोग सही कहते हैं, इंटेलिजेंट लोग पागल होते हैं। लॉयड डीमन से बोलते हैं मुझे और भी पावरफुल स्पेल देखने हैं। फिर डीमन की भी इज्जत का सवाल था। वो अपना एक और मुंह बनाता है और दो मुंह से डुअल इनकांटेशन पढ़ने लगता है। लॉयड बोलता है ये तो डुअल इनकांटेशन है जो सिर्फ डीमन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास दो मुंह होते हैं। इसमें दो इनकांटेशन एक साथ पढ़ी जाती है और एक स्पेल बनाई जाती है। डीमन बोलता है ये है मेरा डुअल इनकांटेशन अटैक आर्क्टिस ऑब्सक्यूरा फोर्टा। अब अटैक के जो नाम है मैं वही ले रहा हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। लॉयड बोलता है ये अटैक पहले वाले अटैक के जैसा ही है, लेकिन उससे पावरफुल है। लेकिन इस डुअल इनकांटेशन से भी लॉयड का बैरियर नहीं टूटता। डीमन की ये सब देख के फट जाती है, क्योंकि ये उसका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। वो बोलता है ये बच्चा नहीं शैतान है, और वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां लॉयड का बैरियर लगा हुआ था तो वो बाहर नहीं जा पाता, और लॉयड से बोलता है मैं तुमसे डर के नहीं भाग रहा, लेकिन तुमने ये बैरियर क्यों लगाया है। लॉयड बोलता है तुमने तो बहुत अच्छा शो दिखाया है, और रही बैरियर की बात तो तुम्हें पता ही होगा हमारे ऊपर रॉयल पैलेस है, इसलिए मैंने बैरियर लगाया था। मैं सेफ्टी रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले में से एक कांड हो गया था और लाइब्रेरी के सेल्फ को बैरियर से कवर कर देता है। डीमन फिर से अटैक करने वाला था तो लॉयड बोलते हैं मैंने ये अटैक देख लिया है, चलो दूसरा कोई अटैक करो। फिर बोलता है चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हारा डिफेंस देखता हूँ, और अपने फायर मैजिक प्राइलेंस इंसिनिस अटैक करता है। इतना ज्यादा माना देख के डीमन की फट जाती है। फिर पूरे बैरियर में फायर फायर था। खत्म होने के बाद लॉयड और सेल्फ को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन डीमन की हालत कटी पतंग के जैसे कटी फटी हो गई थी। लॉयड बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है ये देख के मैं शौक हूँ कि तुम मेरे अटैक से नहीं मरे, काउंटर अटैक क्यों नहीं किया। डीमन भी सोच रहा होगा आज मेरा पाला किससे पड़ गया। फिर लॉयड अपने मैजिक से फॉरबिडन लाइब्रेरी को पहले जैसा कर देता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये देख के डीमन लॉयड को मास्टर लॉयड बोलने लगता है। लॉयड पूछता है तुम मुझे मास्टर लॉयड क्यों बोल रहे हो, तो डीमन बोलता है मैंने आज तक आप जितना स्ट्रॉन्ग मेज नहीं देखा, आपने तो मेरी पैंट गीली और पीली कर दी। लॉयड डीमन से बोलता है लगता है डीमन मैजिक से नहीं मरते। डीमन बोलता है लेकिन दर्द तो बहुत होता है ना, जैसा लॉन्डो का कटने के बाद होता है, मतलब ब्रेकअप में यार। लॉयड बोलता है देखते हैं तुम मेरे कितने अटैक सरवाइव कर पाते हो। डीमन समझ जाता है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो लॉयड के सामने अपने आप को सबमिट करके उसका फैमिलियर बनने की रिक्वेस्ट करता है। लॉयड भी इस बात के लिए मान जाता है। डीमन बोलता है लॉयड मुझे फैमिलियर बनाने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट का चूहा बनाने के लिए अपने साथ रख रहा है। लॉयड बोलता है तुम बहुत बड़े हो, क्या तुम अपने आप को छोटा नहीं कर सकते। फिर डीमन एक छोटे पिंक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है तुमने आज तक मेरे जैसा क्यूटी कहीं नहीं देखा होगा। लॉयड बोलता है तुम मेरी पॉकेट में आ जाओ। डीमन बोलते बताओ ये कितना नादान बालक है, मैं इसके पास रहूंगा और इसके माइंड को कंट्रोल करके धीरे धीरे इसकी बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब डीमन लॉयड के कोर्ट के अंदर आता है तब उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि लॉयड का माना इतना ज्यादा डेंस था कि डीमन वहां अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकता था, और बोलता है ये ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर है, इतना डेंस माना किसका होता है। डीमन डर के मारे कांप रहा था। लॉयड को लगता है उसको ठंड लग गई है। डीमन प्लान बनाता है वो अभी अच्छे बच्चे की तरह लॉयड की बात मानेगा। लॉयड बोलता है जब तक मेरी आंखें बाहर नहीं आ जाती मैं बुक रीड करूंगा। फिर सीन कुछ मेड और बटलर पर आता है जो किसी को तैयार कर रहे थे। फिर वो प्रिंस कहीं जाने लगता है। सीन लॉयड पर आता है जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था, जहाँ ग्रिम बताता है मान ले कोई आ रहा है। लॉयड बोलते है अरे तो छुपो ना, मुझे बता क्यों रहे हो। ग्रिम बुक के पीछे छुप जाता है। मैं बताना भूल
भूल गया, उस मॉन्स्टर ने अपना नाम ग्रिम रखा है। तभी वहाँ नया प्रिंस आता है जो लॉयड से बोलता है मुझे पता था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। लॉयड बोलता है ब्रदर एल्बर्ट। सीन चेंज होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है जहाँ कुछ टारगेट थे और उन पर नंबर लिखे हुए थे। एल्बर्ट अपने फायर मैजिक से टारगेट को हिट करता है। लॉयड और ग्रिम बैठे हुए थे। लॉयड बोलता है एल्बर्ट फिजिकली पावरफुल और स्मार्ट दोनों हैं। ग्रिम बोलता है क्यों नहीं होगा, एल्बर्ट सालुम किंगडम का सेकंड प्रिंस और थ्रोन का सक्सेसर जो है। लॉयड बोलता है इसलिए सबको लगता है थ्रोन एल्बर्ट को मिलेगा, फिर सब अच्छा होगा क्योंकि वो सब अच्छे से हैंडल करेगा और एल्बर्ट स्मार्ट है तो उसको पैलेस की सभी चीजों की अथॉरिटी है और वो कभी कभी मेरे को भी अपने साथ प्रैक्टिस ग्राउंड में लाता है क्योंकि मैंने छोटे में जो कांड किया था उस वजह से मुझे पैलेस में मैजिक करने से बैन किया गया है। एल्बर्ट बोलता है अब तुम्हारी बारी लॉयड। लॉयड आता है और बोलता है मुझे थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ मैजिक की स्टडी करनी है, वो भी बिना किसी के रोके टोके, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देना है, नहीं तो मुझे भी थ्रोन सक्सेशन में घसीट लिया जाएगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लॉयड ने प्लान बनाया था वो टारगेट को अपने फायर बॉल से कर्व में शूट करेगा जिससे फायर बॉल टारगेट को छू के बस निकले। ग्रिम बोलता है ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन लॉयड ऐसा ही करता है और एल्बर्ट को मक्खन लगाने वाले बोलते हैं प्रिंस लॉयड तो मैजिक में अच्छे हैं लेकिन वो सिर्फ टारगेट को हल्के से छू पाए और कुछ नहीं। ग्रिम बोलता है तुम जैसे नल्लों को क्या पता ये टारगेट को नॉर्मल हिट करने से ज्यादा टफ है। एल्बर्ट बोलता है मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, लॉयड तुम यहाँ प्रैक्टिस करो। ये सुन के लॉयड बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत सारे अटैक का एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था। ग्रिम बोलते बॉस कौन सा अटैक करना है। लॉयड बोलते है डुअल इनकांटेशन जो तुमने किया था। ग्रिम बोलते बॉस आप बहुत अच्छे मेज हो लेकिन दिमाग से पैदल और छोटे बालक हो क्या। डुअल इनकांटेशन डीमन बस कर सकते हैं क्योंकि वो दो मुंह फॉर्म कर सकते हैं, ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते, क्या आपको नहीं पता। लॉयड बोलते है मुझे ये बात पता है और अपने हाथों में ग्रिम को एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रिम बोलते बताओ कैसे इंसान हो यार, तुम डीमन को ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब लॉयड ग्रिम की हेल्प से डुअल इनकांटेशन कर सकता था और ग्रिम से बोलता है तुम मेरे इंसिनिस अटैक कॉपी कर लोगे ना। ग्रिम बोलता है मैं डीमन हूँ, कोई नल्ला ह्यूमन मेज नहीं, तो ऐसे छोटे मोटे एडवांस मैजिक मेरे सामने पानी कम चाय है, समझ में आया क्या। फिर वो दोनों एक साथ इनकांटेशन पढ़ते हैं जहाँ लॉयड की इनकांटेशन सुन के ग्रिम के घोड़े लग जाते हैं। लॉयड बोलते है क्या हुआ तुमको ग्रिम। ग्रिम बोलते है तू थोड़ा मेंटल है क्या, ऐसा कौन इनकांटेशन पढ़ता है। लॉयड बोलता है मैंने तो सिर्फ स्पेल स्टैकिंग की है और कुछ नहीं। स्पेल स्टैकिंग मतलब बहुत सारी स्पेल को एक साथ बोलना और उनको कंप्रेस या समराइज करना और न्यू स्पेल बनाना। ऐसा करने से इनकांटेशन में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। लॉयड बोलता है मैंने तो स्पेल स्टैकिंग किया जिसमें 100 स्पेल थी और कुछ नहीं। ग्रिम बोलता है वही तो मेंटल इंसान, नॉर्मल लोग की स्पेल स्टैकिंग में 2 या 3 स्पेल होती हैं। लॉयड बोलता है ऐसा करने से तो डुअल इनकांटेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर लॉयड को एक आइडिया आता है, अब वो दोनों मुंह से एक साथ एक ही चीज बोलेगा और डुअल इनकांटेशन के लिए लॉयड ग्रिम का मुंह लेता है और बहुत खतरनाक इनकांटेशन पड़ता है। ये देख के ग्रिम की पैंट गीली हो गई थी। ग्रिम बोलता है ऐसा लगता है 2 मैजिक स्कूल एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। डुअल इनकांटेशन कंप्लीट हो गई थी। लॉयड बोलता है इस अटैक को मैं टारगेट में नहीं कर सकता और डुअल इनकांटेशन अटैक को स्काई में फायर करता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो सभी को दूर से दिख रहा था। सीन एल्बर्ट और उसके केयर टेकर पर आता है। अब मुझे पता नहीं ये लोग केयर टेकर हैं या कुछ और, मैं तो केयर टेकर ही बोलूंगा। केयर टेकर बोलते हैं प्रिंस एल्बर्ट आपको प्रिंस लॉयड से कुछ नहीं मिलेगा, वो मैजिक में टैलेंटेड है तो क्या हुआ, लेकिन अभी वो बच्चे ही हैं। एल्बर्ट बोलता है तुम लोगों के पास टैलेंट को देखने का हुनर नहीं है, तुम लोग नल्ले हो। लॉयड के सभी अटैक एक ही जैसे सभी टारगेट को हल्के से हिट कर रहे थे। मुझे तो लगता है लॉयड ने ऐसा जानबूझ के किया होगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है लॉयड एक प्रोटेजी है और वो फ्यूचर में ग्रेट सेज भी बन सकता है। केयर टेकर बोलते हैं आप तो फ्यूचर किंग हो इसलिए आप अपने साथ ग्रेट सेज को रखना चाहते हो। एल्बर्ट बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, लॉयड मेरा भाई है और मुझे उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है और कुछ नहीं। एल्बर्ट फिर बोलता है अब तक लॉयड ने सभी टारगेट हिट कर दिए होंगे। केयर टेकर विंडो के पास जाता और बोलता है इतनी जल्दी रात हो गई, लेकिन कैसे। सीन लॉयड पर आता है जहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड तबाह हो गया था, ग्रिम की फटी पड़ी थी और ऐसा होना आम बात थी क्योंकि हमारे प्यारे लॉयड ने अपने डुअल इनकांटेशन से स्काई में होल कर दिया था और ग्रिम को स्पेस दिख रहा था। जब लॉयड को ये सब पता चलता है वो बादलों से बोलता है पहले जैसे हो जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर ग्रिम पढ़ रहा था जिसमें न्यूज थी कि कल हेवन तक का रास्ता ओपन हुआ था। ये अच्छा है कि बुरा नहीं पता। ग्रिम लॉयड को बताता है देखो बॉस
आपके स्काई में होल करने वाला कारनामा न्यूज़पेपर में आ गया है। लॉयड बोलता हाँ कल मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन लॉयड को न्यूज़पेपर के बैक साइड की न्यूज में बहुत इंटरेस्ट था जिसमें लिखा था ए क्लास एडवेंचर ने डंजन क्लियर किया जिसमें उनको बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। लॉयड बोलता है अब मुझे भी एक खुद का डंजन ढूंढ के उसको क्लियर करना है क्योंकि डंजन के अंदर बहुत मिस्टिकल आइटम होते हैं। ग्रिम बोलते हैं बॉस आप थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि सब मैजिक पढ़ने में चला जाता है। अगर किंगडम का 7th प्रिंस गायब हो जाएगा तो सब जगह अफरा तफरी मच जाएगी, सब लोग आपको ढूंढेंगे। लॉयड के पास इसका भी एक जुगाड़ था, वो एक सीड निकालता है और प्लांट मैजिक का यूज करके वुडन रेप्लिका बनाता है जो हूबहू लॉयड की कॉपी थी। और बस इतना नहीं, उसके इंटरनल ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेशन सब लॉयड के जैसे ही थे। ग्रिम भी ये सब देख के हैरान था और रेप्लिका अजीब सा डांस भी कर सकती थी। लेकिन अगर इतना सब होने के बाद लॉयड बिना किसी को पता चले बाहर जा सकता तो अभी तक पैलेस में घुइयां थोड़ी ना छील रहा होता। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिल्फा। एक दिन की बात है, लॉयड मस्त बुक रीड कर रहा था, तभी सिल्फा बोलती है प्रिंस आप थोड़े बड़े हो गए हो और हर दिन ग्रो हो रहे हो, कल के मुकाबले आप 0.07 मिलीमीटर इंक्रीज हो गए हो। बताओ इतना नोटिस करने वाली लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। खैर, और इसी रीजन की वजह से लॉयड पैलेस से बाहर नहीं जा सकता। वो सबको तो वुडन रेप्लिका से बेवकूफ बना सकता है लेकिन सिल्फा मैडम को नहीं, क्योंकि ये डॉल अजीब सा डांस बस तो कर सकती है और कुछ नहीं। लेकिन ग्रिम मुझे इसका मिसिंग पीस मिल गया है। नेक्स्ट सीन में लॉयड उड़ के पैलेस के बाहर जा रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉयड ने ग्रिम का माइंड निकाल के रेप्लिका में डाल दिया था और ग्रिम की बॉडी को सेपरेट करके एब्जॉर्ब कर लिया था, जो ग्रिम डीमन होते हुए भी नहीं कर सकता था। लॉयड के हाथ में ग्रिम था, वो पैलेस में रहते हुए लॉयड का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकता था और उससे बात भी कर सकता था। लॉयड बोलता है पैलेस में सब ठीक है। लॉयड बना ग्रिम बोलता है हाँ सब ठीक है। लॉयड की मेड सोच रही थी प्रिंस पहली बार अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। लॉयड ग्रिम से बोलता है सिल्फा पे नजर रखना और अच्छे से सब कुछ हैंडल करना। ग्रिम बोलता है बताओ बॉस ने ऐसा रेप्लिका बनाया है जिसमें माना सर्कुलेशन भी हो सकता है और डिसाइड करता है लॉयड तो बहुत दूर चला गया है, अब मैं इस किंगडम में परेशानी खड़ी कर सकता हूँ। तभी लॉयड ग्रिम से बोलता है तुम्हारे जैसे फैमिलियर पाकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सब अच्छे से हैंडल कर लोगे। ये सुन के ग्रिम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो लॉयड से बोलता है बॉस जल्दी जाके जल्दी वापस आओ। लेकिन लॉयड बाहर तो आ गया था लेकिन डंजन कहाँ है वो तो लॉयड को पता ही नहीं था क्योंकि वो कभी बाहर आया ही नहीं था। तभी कुछ और एक लड़की का पीछा कर रहे थे, फिर एकदम से वो लड़की पीछे घूमती है और ऑर्क को मारती है और उसके पेट से बाहर आती है, फिर एक एक करके सभी ऑर्क को मार देती है। ऐसा वो अपनी मार्शल आर्ट की हेल्प से कर रही थी। फिर ऑर्क से बोलती है तुम मुझे अगले 100 साल में भी नहीं मार सकते। लॉयड पहाड़ के ऊपर से ये सब देख के बोलता है इसकी ब्रीथिंग स्टाइल तो बहुत अच्छी है। ग्रिम सोच रहा था मेरा मास्टर पक्का थोड़ा सा तो दिमाग से पैदल है। लॉयड बताता है फॉरेन कंट्री में लोग अपनी ची एनर्जी ब्रीदिंग की हेल्प से चैनल करते हैं और बुक में ये भी लिखा था जो मैंने रीड की है। इस वजह से उनको बहुत इनक्रेडिबल टेक्निक भी आती है और ये लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लॉयड को उस लड़की ने प्रेजेंस कर लिया था, वो बोलती वहां ऊपर जो कोई भी है बाहर आओ नहीं तो तुम मेरे दुश्मन हुए। लॉयड और ग्रिम सोच रहे थे अब वो क्या करे, अगर वो उस लड़की से मिलेंगे तो उसे पता चल जाएगा लॉयड 7th प्रिंस है। तभी वो लड़की उन दोनों के पास आ जाती है लेकिन वहां लॉयड नहीं कोई और बड़ा और हैंडसम लड़का था जिसका नाम रॉबर्ट है, जिसको देख के वो लड़की उसके प्यार में गिर जाती है। रॉबर्ट बोलता है मैं तुमको रिप्लाई देने ही वाला था, मैं एक रुकी एडवेंचर हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ उस लड़की का नाम टाओ है और वो एक मार्शल आर्टिस्ट और बी रैंक एडवेंचर भी है। भाइयों रॉबर्ट और कोई नहीं अपना लॉयड ही है, बस लॉयड ने इल्यूजन क्लास स्पेल इमिटेशन मैजिक का यूज किया है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी जिसको लॉयड ने सॉल्व कर लिया। लॉयड ने जिसको पहले देखा होगा वो उसी के जैसे बन सकता है, तो लॉयड ने ग्रिम से सीखी हुई डुअल इनकांटेशन का यूज करके अपने एक हाथ में खुद की अपीयरेंस और दूसरे हाथ में एल्बर्ट की अपीयरेंस को एक साथ मिक्स करके अपनी ओरिजिनल एक न्यू अपीयरेंस बनाई है। लॉयड को लगता है वो पक्का पकड़ा गया क्योंकि टाओ उल्टा घूम के खड़ी थी। ग्रिम बोलता है आपका इमिटेशन मैजिक परफेक्ट है बॉस, कोई गड़बड़ नहीं है। इधर इस सब का उल्टा था, टाओ लॉयड के प्यार में गिर चुकी थी। उसने अपने 18 साल डोजो में ट्रेनिंग में निकाल दिए और अब बाहर अपना पतिदेव ढूंढने आई है। सिंपल सा टाओ को लव मैरिज करनी है लेकिन टाओ अभी तक जितने भी लोगों से मिली है वो बेवकूफ थे और खूबसूरत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, इसलिए अभी तक टाओ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आई थी और वो सिंगल है। टाओ ने इनडायरेक्टली अपने आप को अगली बोला है और अब वो लॉयड को अपना बना के रहेगी क्योंकि वो बहुत हैंडसम है।
लॉयड बोलता है मुझे तो तुम्हारे साथ डंजन क्लियर करना था लेकिन तुम बिजी हो, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। टाओ तुरंत झट से बोलती है कौन बिजी है, किसने जाने से मना किया, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हें डंजन में प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो दोनों एक अजीब से डंजन में आते हैं जहाँ टाओ अपने मार्शल आर्ट से मॉन्स्टर को मार रही थी और लॉयड से बोलती है कहीं तुम मेरी ताकत देख के मेरे प्यार में तो नहीं गिर गए। लेकिन अपना लॉयड सख्त लौंडा है, उसको ग्लोइंग स्टोन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे तो वो उनको अपने बैग में रख रहा था और यहाँ टाओ का मोए मोए हो जाता है। फिर वो दोनों आगे आते हैं जहाँ लॉयड पूछता है टाओ तुम अकेले ही एडवेंचर करती हो क्या। टाओ बोलती है मैं तो अपना पतिदेव ढूंढने के सफर में निकली हूँ, सॉरी मुझे अभी तक कोई अच्छा पार्टी मेंबर नहीं मिला इसलिए मैं अकेले हूँ। फिर वो लोग एक ब्रेक लेते हैं जहाँ टाओ खाना बना रही थी। लॉयड पूछता है तुम वो सब ची अटैक कर रही थी ना मॉन्स्टर को मारने में। टाओ ये जान के हैरान थी कि लॉयड को ची एनर्जी के बारे में पता है क्योंकि यहाँ के ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लॉयड बोलता है मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, जैसे ची माना के जैसा ही होता है लेकिन इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाओ बताती है ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प से हम ची को अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। कोई ची को महसूस भी कर ले तो उसको यूज करने में बहुत टाइम लगे, लेकिन लॉयड तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास मैं जो हूँ। लॉयड भी ची ब्रीदिंग कर रहा था लेकिन उसकी वजह से उसके फेफड़े फड़फड़ा जाते हैं और वो खांसने लगता है। टाओ बोलती है क्या तुम ची ब्रीदिंग कर रहे थे। लॉयड टाओ की ची ब्रीदिंग की कॉपी कर रहा था। टाओ हैरान थी कि लॉयड उसकी ची ब्रीदिंग को देख के कॉपी कर सकता है और टेंशन लेती हुई बोलती है जो पहले ची ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता है उसके लंग और गले ऐसे लगते हैं जैसे उनमें आग लग गई हो। फिर शांत होकर बोलती है तुम ची ब्रीदिंग में इतना ही इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी जो मुझे आता है। ये सुन के लॉयड बहुत खुश होता है और लॉयड को ऐसा देख के टाओ फिर से उसके प्यार में गिर जाती है और बोलती है जब तक हम दोनों डंजन से बाहर नहीं चले जाते तुम ची ब्रीदिंग करते रहोगे। फिर सीन ग्रिम पर आता है जो पैलेस पे था, जो बोलता है ये लड़का भी बहुत अजीब है, इसके पास सब कुछ है लेकिन उसको मैजिक पढ़ने में इंटरेस्ट है और किसी चीज में नहीं। और केक खा रहा था तभी उसके पास सिल्फा आती है और बोलती है प्रिंस आप यहाँ हो। सिल्फा को देख के ग्रिम की पैंट गीली हो जाती है। सीन टाओ पर आता है जो चीप ब्लास्ट से डंजन बॉस को निपटा देती है और बोलती है ट्रेजर चेस्ट ओपन हो गई है। ये लो रैंक का डंजन है और अंडर डेवलप है तो यहाँ ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लॉयड को ट्रेजर चेस्ट में बहुत इंटरेस्ट था कि वो डंजन बॉस के मरने के बाद ही ओपन क्यों हो सकती है, पहले क्यों नहीं, इसमें कौन सा मैजिक और मटेरियल यूज हुआ है। टाओ बोलती है सबको चेस्ट के अंदर क्या है उसमें इंटरेस्ट होता है, चेस्ट में नहीं। लॉयड बोलता है अंदर क्या है मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है। और अभी भी लॉयड चीप ब्रीदिंग कर रहा था तो टाओ साइड में जाके सोच रही थी ये कितना अच्छा है, ये ऐसे चीप ब्रीदिंग कर रहा है जैसे ये इसका रोज का काम हो। मुझे बहुत अच्छा पतिदेव मिला है, मेरे दादू को भी ये बहुत पसंद आएगा और ये मेरा फ्यूचर मंगेतर और हस्बैंड भी बन सकता है और दादू मुझे इसकी परमिशन खुद देंगे। लॉयड बोलता है क्या हम चेस्ट ओपन कर सकते हैं। फिर टाओ चेस्ट ओपन करती है, उस चेस्ट से एक अटैक होता है जिससे लॉयड टाओ को बचा लेता है। उस अटैक से जमीन कट जाती है। फिर उस ट्रेजर चेस्ट से कोई मॉन्स्टर बाहर आता है। टाओ बोलती है ये तो एक लिच है। लॉयड खुश था और बोलता है एक ही डंजन में हमें 2 बॉस मिल गए। और टाओ से पूछता है ये लिच क्रिएचर कैसा है, बहुत पावरफुल है क्या। टाओ बोलती है नहीं, मेरे सामने तो पानी कम चाय है, तुम बाहर जाओ मैं इसको निपटा के आती हूँ। लॉयड रुक के इतनी अच्छी फाइट को देखना चाहता था लेकिन टाओ अपनी पावर से लॉयड को डंजन के बाहर फेंक देती है और बोलती है इससे फ्यूचर प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी लेकिन चलता है, तुम जिंदा तो बच जाओगे। फ्यूचर प्लानिंग मतलब अगर लॉयड की हड्डी वड्डी टूट गई तो शादी होने में प्रॉब्लम होगी। लिच अटैक करता है जिसको टाओ डॉज करती है और बोलती है ऐसे लो रैंक डंजन में लिच कहाँ से आ गया, इसको तो ए रैंक एडवेंचर भी नहीं मार सकते। ये ए रैंक एडवेंचर को चाय में बिस्किट की तरह खाते हैं वैसे खा जाएगा, लेकिन मैं इतना टाइम तो निकाल ही लूंगी जिससे मेरा रॉबर्ट जिंदा बाहर जा सके। बताओ ये एक लड़की है जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी रेडी है और रियल वर्ल्ड की लड़कियां जो लड़कों का काट के चली जाती हैं। फिर सीन कुछ मॉन्स्टर पर आता है जो कुछ सुन रहे थे। सामने से लॉयड हवा में उड़ता हुआ आ रहा था और बोलता है टाओ ने मुझे बाहर जाने को बोला है लेकिन मुझे अभी भी ची के बारे में और इस डंजन के बारे में बहुत कुछ जानना है और बैरियर बना के अपने आप को रोकता है जिसमें वो दोनों मॉन्स्टर का काम हो जाता है। और लॉयड बोलता है टाओ ने मुझे जाने को बोला है, पता नहीं क्यों।
तो मुझे भी वापस नहीं जाना चाहिए। बताओ ग्रिम, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अपने ग्रिम भैया के फिर से घोड़े खुल गए थे। ग्रिम बोलता है, प्रिंस लॉर्ड जल्दी से मुझे आके बचा लो। ये सब सुन के लॉर्ड भी हैरान और परेशान होता है। जैसा आप घर में अपने जीएफ से वीडियो कॉल करते टाइम होते हो, वैसे ही सीन टाओ पर आता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से डीमन के अटैक को काउंटर और ब्लॉक कर रही थी, जिस वजह से वो कटपट गई थी और सोचती है ऐसी हालत में तो मैं निपट जाऊंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन मेरे होने वाले पतिदेव जिंदा बच गए, वही काफी है। और सोचती है लॉर्ड तो बाहर पहुंच गया होगा, मुझे भी शांति से यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ बहन, लिच तो तेरी बुआ का बेटा है, वो तो बड़ी शांति से तेरे को जाने देगा। लिच बोलता है, पिंकी ये तो ची टेक्निक है, ये तो फॉरेन आर्ट है, यहाँ ऐसी लो लेवल चीज कोई यूज नहीं करता, ये लोअर रैंक मैजिक के जैसा है। टाओ ये सब सुन के गुस्सा होती है और हैरानी से बोलती है, ये लिच तो बोल सकता है। लिच आगे बोलता है, मैंने कुछ ची टेक्निक यूज करने वालों को टपकाया है और यहाँ मैंने बहुत से एडवेंचर को एब्जॉर्ब किया है, जिससे मुझे उनका ज्ञान और स्किल मिली। लेकिन पिंकी तुम खाने में कचड़ा हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन वो लड़का जिसने मेरे अटैक को प्रेजेंस करके डॉज किया था, वो खाने लायक है। टाओ अलग ही बोलती है, लॉर्ड और तुम दोनों को नॉलेज चाहिए, लेकिन मेरे पति परमेश्वर अलग हैं, उनको सड़क में गिरे हुए पत्थर में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ इस कॉन्टिनेंट में सभी लोग ची ब्रीदिंग और टेक्निक को लो रैंक मानते हैं, लेकिन मेरा रॉबर्ट ऐसा नहीं है। लिच बोलता है, सती सावित्री मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी ये यूपीएससी में थोड़ी ना आएगा। फिर टाओ अपनी ची ब्रीदिंग करके लिच पे गुस्से से अटैक करती है, जिससे लिच बैरियर बना के बच जाता है और बोलता है, इस सब से मुझे कुछ नहीं होगा, ये अटैक मेरे सामने पानी कम चाय है, समझ में आया क्या? तो टाओ बोलती है, मुझे तेरे बैरियर से घंटा फर्क पड़ेगा ना, और अटैक करते हुए बोलती है, जब मैं 5 साल की थी तभी से मैं रोज ची ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करती थी, चाहे दिन हो या रात, जिसमें मैं ची पावर को मास्टर कर सकूं, गर्मी हो या ठंडी हो, रोज प्रैक्टिस किया करती थी। पता है इस वजह से मैं एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना पाई। और इधर रियल लाइफ में देखो, 3-4 साल के लोगों की भी गर्लफ्रेंड होती है, वाह। इसलिए तुमको मुझे कम नहीं आंकना चाहिए था। और फुल पावर ची ब्लास्ट करती है, जिससे बैरियर में होल हो जाता है और टाओ को लगता है लिच का काम हो चुका है। उसने फुल पावर ची ब्लास्ट यूज किया था, जिस वजह से उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती थी। पीछे से लिच द लीटर जिंदा था और बोलता है, पिंकी तुम्हारे फालतू से फुल पावर ची ब्लास्ट मेरे बैरियर में होल कर सकते हैं, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी में होल ही होल है। तुम्हारी फालतू सी लाइफ ट्रेनिंग में चली गई और जितनी बची है वो अभी चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अटैक जितना पावर तो मेरी सिर्फ एक उंगली में है। और अपना अटैक टाओ के ऊपर कर देता है और सोचता है टाओ मारी गई। तभी लिच के अटैक में क्रैक आने लगते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां हमारा हीरो लॉर्ड ने अपने बैरियर की हेल्प से टाओ को बचा लिया था। और टाओ से बोलता है, तुम यहाँ पिट रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। टाओ बोलती है, तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था, यहाँ नहीं। लॉर्ड बोलता है, फालतू बातों का टाइम नहीं है। और टाओ को लॉर्ड की आंखों में जीतने का कॉन्फिडेंस दिखता है और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती। लॉर्ड बैरियर से अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके लिच के पीछे जाता है और अभी भी ची ब्रीदिंग यूज कर रहा था, जिस वजह से फिर से उसके फेफड़े फड़फड़ा जाते हैं। लिच बोलता है, अभी तुमने एयर क्लास स्पेल फुल स्प्रिंट का यूज किया, लेकिन कैसे? तुमने कोई इनकांटेशन तो पढ़ी ही नहीं, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। टाओ को पता था लॉर्ड अभी भी ची ब्रीदिंग का यूज कर रहा है। अपना लॉर्ड यहाँ एक साथ ची ब्रीदिंग और माना का यूज करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर माना और ची एनर्जी दोनों थी, जिसको वो कंबाइन करके यूज करना चाहता था। लिच लॉर्ड पर अपना अटैक करता है, जिसको लॉर्ड अपने बैरियर से बड़े आराम से ब्लॉक कर देता है और बोलता है, मुझे ची और माना एक साथ यूज करना आ ही गया था। लिच बोलता है, ये कैसा बैरियर है जो टूटता नहीं है? लिच भैया, ये बैरियर अंबुजा सीमेंट से जो बना है, तो टूटेगा कैसे? अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लॉर्ड समझ जाता है उसको बहुत लंबी और गहरी सांस अपने लंग में भरनी होगी और उससे अपनी फुल स्प्रिंट को इंक्रीज करना होगा। तभी उसको लगता है टाओ उसको फोकस करने को बोल रही है, इसलिए वो फोकस करने के लिए वहां से भाग जाता है। लिच को लगता है लॉर्ड डर के भाग रहा है, तो वो बोलता है, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है, और अपना अटैक करता है।
लेकिन बैरियर होने की वजह से लॉयड को कुछ नहीं होता। लॉयड लंबी और गहरी सांस अपने लंग में स्टोर कर रहा था, लेकिन उसके बैरियर की वजह से वो ज्यादा हवा अंदर नहीं ले सकता था, तो वो अपना बैरियर खुद ही तोड़ देता है। लिच भैया को लगता है उसके अटैक से लॉयड का बैरियर टूट गया और बहुत सारे अटैक करता है। लॉयड डंजन के टॉप पर जाता है और बड़े आराम से उन अटैक को डॉज कर देता है। टाओ बोलती है, पागल लिच, बैरियर तूने नहीं तोड़ा, लॉयड ने रिमूव किया है जिससे वो ज्यादा हवा ले सके और बहुत पावरफुल ची पावर अपनी बॉडी में चैनल कर सके। लॉयड अटैक को डॉज कर रहा था और अपने अंदर माना और ची पावर को कंबाइन भी कर रहा था। लिच उस पर अटैक करता है। लॉयड अपना न्यू ची प्लस माना अटैक करते हुए सभी अटैक को नलिफाई कर देता है, जिसको देख के बाकी सब हैरान थे। लॉयड को ये अटैक वीक लग रहा था क्योंकि वो लिच के पास तक नहीं पहुंच पाया था। लिच बहुत सारे अटैक करता है। लॉयड अपने अटैक को बहुत पतला और पावरफुल करना स्टार्ट कर देता है और अपने बहुत सारे न्यू अटैक लिच के अटैक में करता है, जिससे लिच के अटैक खत्म हो रहे थे। लॉयड बहुत ही ईविल तरीके से बोलता है, ऐसे ही मेरे साथ खेलो, मुझे और भी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने हैं, और अटैक करना जारी रखता है। लिच ये सब देख के हैरान था और बोलता है, ये बिना इनकांटेशन कितनी क्विकली अटैक कैसे कर रहा है? अरे ये तो ची टेक्निक है, लेकिन ये नल्ली और लो लेवल ची टेक्निक मेरे हाई रैंक सॉर्सरी से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? मुझे तो लगा था ये एक मेज है। लॉयड अपने अटैक को और थिनर और शार्प करता है, जिसके बाद उसको अपना परफेक्ट अटैक मिल जाता है, जिसको वो लिच पे कर देता है। लिच बैरियर लगा के सोच रहा था वो बच जाए, लेकिन ये हमारे लॉयड भैया का परफेक्ट अटैक है जो बैरियर, डंजन की वॉल और खुद लिच को बीच से काट देता है, जिस वजह से लिच सस्पेंस में ही टपक जाता है। ये सब देख के लॉयड और टाओ बहुत खुश थे और उनको ट्रेजर चेस्ट के अंदर एक पुराना सा चाकू मिलता है जो टाओ के किसी काम का नहीं था, और वो बोलती है, बताओ इतना सब करने के बाद हमें क्या मिला? जंग लगा हुआ पुराना चाकू, छी। लेकिन वो चाकू लॉयड के काम आ सकता था क्योंकि उसमें एन्चेंटेड माना था, तभी डंजन टूटने लगता है। लॉयड बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? टाओ बोलती है, चेस्ट से ट्रेजर लेने के बाद डंजन टूट जाते हैं। वो चेस्ट अंदर जाने लगती है, तभी लॉयड को समझ आ जाता है ट्रेजर चेस्ट डंजन का कोर है, जिससे डंजन फॉर्म होता है, और उस चेस्ट को निकालने लगता है जिससे वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। टाओ बोलती है, पतिदेव बाहर चलो, नहीं तो हम लोग यहाँ ही मारे जाएंगे और फ्यूचर बच्चों का क्या होगा? फिर लॉयड चेस्ट का ढक्कन ले लेता है और बाहर आ जाता है और डंजन को देख के बोलता है, ये फिर से अपनी पावर इकट्ठा करेगा और डंजन बन जाएगा। टाओ पूछती है, रॉबर्ट, जब तुम इतने अच्छे मेज हो तो ची टेक्निक से फाइट क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उस लिच द लीचर ने मेरी और ची टेक्निक की बेइज्जती की थी। लॉर्ड द लायन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा इसमें मुझे मजा आएगा इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर टाओ बताती है, लास्ट में जो तुमने अटैक किया था वो सीक्रेट ची टेक्निक ची ब्लेड है, जिसको मैं भी यूज नहीं कर सकती। लॉर्ड को जल्दी से घर जाना था तो वो टाओ को बाय बोल के जाने लगता है। टाओ बोलती है, रॉबर्ट देखना अगली बार मैं और भी पावरफुल लड़की बन जाऊंगी। लॉर्ड भी बोलता है, मैजिक हो या कुछ और, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से चला जाता है। लास्ट में टाओ को याद आता है उसने तो पूछा ही नहीं रॉबर्ट कहाँ रहता है और वो उससे नेक्स्ट टाइम मिलेगी कैसे। लॉयड अपने महल आ जाता है, उसको वहां ग्रिम पिटा हुआ मिलता है। ऐसा कैसे हुआ वो जानते हैं। सिल्फा ग्रिम को लॉयड समझ के ट्रेनिंग कराने लाई थी, जहां ग्रिम लॉयड के जैसे फाइट नहीं कर सकता था, तो सिल्फा को लगता है लॉयड कमजोर हो गया है, तो वो अपने दिल में पत्थर रख के लॉयड को स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाने वाली थी। ग्रिम डीमन होते हुए भी काम वाली सिल्फा बाई से हार गया। इस बात से वो बहुत सैड था और रो रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रिम इस बात से भी गुस्सा था कि लॉयड इस फालतू जंग लगी चाकू की वजह से आने में लेट हो गया। लॉयड बताता है, पागल, वो जंग लगी चाकू डंजन का ट्रेजर है। फिर वो चाकू को गर्म पानी में डालता है और उससे माना एसेंस निकालता है। माना एसेंस कैटलिस्ट एन्चांटमेंट मैजिक के टाइम पे यूज करते हैं, जिससे वेपन पावरफुल और मैजिक अटैक करने वाले हो जाते हैं। जहां तक मुझे लगता है इस चाकू में बूस्ट मैजिक यूज किया गया है, और सभी माना एसेंस को एक बोतल में डाल के उसका माना एसेंस निकालता है। लेकिन माना एसेंस बहुत रेयर थे, लॉयड ये भी यूज कर लेगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए लॉयड वाटर क्लास स्पेल प्यूरिफैक्स को इतना ज्यादा यूज करता है कि उसको पता चल जाता है माना एसेंस बनाने में क्या क्या यूज हुआ है, जिससे वो खुद का माना एसेंस बना सकता था। माना एसेंस में सिल्वर, ऑयल और हीमेटाइड यूज हुआ था। ग्रिम को पता था हीमेटाइड बहुत रेयर है क्योंकि वो पावरफुल मॉन्स्टर के कोर को पाउडर बना के मिलता है,
लॉयड के पास डंजन का कोड था तो हीमेटाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर लॉयड अपने पापा के पास जाके बहुत सारे सिल्वर कॉइन मांगता है। किंग सोच रहा था मेरा प्यारा बेटा सिल्वर कॉइन से क्या खरीदेगा, बताओ इसको तो गोल्ड कॉइन भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे लॉयड भैया ग्रिम के साथ मिलके सिल्वर कॉइन को मेल्ट कर रहे थे। ले देख लेकिन तेरा प्यारा बेटा सिल्वर कॉइन के साथ क्या कर रहा है। फिर लॉयड ऑयल के लिए सिल्फा से फाइट कर रहा था और फुल स्प्रिंट का यूज करके सिल्फा के पास आता है। लॉयड अभी भी सिल्फा के मुकाबले स्लो था। फिर लॉयड अर्थ मैजिक से गोलम बनाता है लेकिन तब तक सिल्फा वहां से गायब हो गई थी। वो गोलम के अंदर से लॉयड पर अटैक करके उसको हरा देती है, लेकिन बाद में लॉयड को ऑयल दे देती है। लॉयड और सिल्फा की डील हुई थी कि अगर लॉयड सिल्फा पे एक हिट करेगा तो उसको ऑयल मिलेगा, लेकिन हिट ना करने के बाद भी सिल्फा उसको ऑयल क्यों दे रही है। सिल्फा बोलती है कल आपका इतना खराब परफॉर्मेंस देख के तो मेरे दिल में होल हो गया था, लेकिन कल आपका बैड डे था, कोई नहीं। और बोलती है 10 साल की एज में आप मैजिक और तलवारबाजी में इतने अच्छे हो गए हो, बड़े होके आप नाइट कमांडर और स्वॉर्ड मास्टर भी बन सकते हो। ग्रिम ये सब छुप के देख रहा था और बोलता है ये मेड बहुत पावरफुल है, मैं बिना मैजिक का यूज करे भी इससे हार गया, बताओ मैं एक डीमन हूँ कि क्या। फिर लॉयड वहां से चला जाता है। सिल्फा को लग रहा था खाने की कोई डिश बनाने के लिए लॉयड को ऑयल चाहिए। अब सिल्फा को कौन बताए, लॉयड को तो माना एसेंस बनाने के लिए ये सब चाहिए था। फिर हीमेटाइड, सिल्वर और ऑयल से लॉयड और ग्रिम माना एसेंस बना लेते हैं। फिर लॉयड अपने भाई एल्बर्ट के पास जाता है और बोलता है मुझे एन्चेंटमेंट करने के लिए कुछ वेपन चाहिए थे। ये सब जान के एल्बर्ट बहुत खुश था और बोलता है तुम्हें मैजिक में बहुत इंटरेस्ट है। लॉयड एल्बर्ट के पास इसलिए आया था क्योंकि उसके पास रॉयल गार्ड थे जिनके पास वेपन है। फिर एल्बर्ट के कहने पर सभी रॉयल गार्ड वेपन का ढेर लगा देते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि बड़े बड़े मेज के लिए एन्चांटमेंट करना मुश्किल होता है और यहाँ तो एक 10 साल का लड़का ये करने वाला है, फिर तो बंटाधार होना पक्का है। लॉयड का पालतू ग्रिम ये सब सुन के बहुत गुस्सा होता है। फिर लॉयड वेपन लेके अपने रूम पर आ जाता है जहाँ रेप्लिका और ग्रिम उसकी हेल्प करेंगे। ग्रिम वेपन एन्चांट करके रॉयल गार्ड का मुंह बंद करना चाहता, इसलिए वो बहुत मोटिवेटेड था। फिर लॉयड माना एसेंस से पहली स्वॉर्ड में एन्चांटमेंट स्पेल लिखता है, लेकिन लॉयड इतनी सारी स्पेल लिख देता है कि तलवार ही टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ग्रिम और रेप्लिका लॉयड के लिए चेयर कर रहे थे और बहुत सारा माना एसेंस यूज हो जाता है, बहुत सारी तलवार टूट जाती, लेकिन कुछ तलवार सक्सेसफुली एन्चांट हो जाती हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। दूसरे दिन लॉयड एल्बर्ट को बताता है 120 में से 50 स्वॉर्ड एन्चांट हो गई हैं, लेकिन लॉयड ने 80 स्वॉर्ड सक्सेसफुली एन्चांट की थी, लेकिन बाकी की स्वॉर्ड में लॉयड को और स्पेल लिखने की चुल थी जिससे वो टूट गई। वहां सिल्फा भी मौजूद थी और बोलती है अच्छा इस काम के लिए प्रिंस को ऑयल चाहिए था। रॉयल गार्ड बोलते हैं अच्छा है हमारी स्वॉर्ड एन्चांट हो गई, लेकिन एक गार्ड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। लेकिन वो लोग जैसे ही तलवार कवर में रखते हैं कवर ही टूट जाता है क्योंकि एन्चांट होने के बाद तलवार बहुत ज्यादा शार्प हो गई थी। ग्रिम जो छुपा हुआ था वो बोलता है देखो बुरा बोलने वाले के साथ बुरा होता है, अब समझ में आया क्या। एल्बर्ट की स्वॉर्ड भी एन्चांट हो गई थी। एल्बर्ट बताता है फर्स्ट रैंक एन्चांटर की एन्चांटमेंट करने की 10% चांस होते हैं, जितना लॉयड को मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा टैलेंटेड है। लॉयड बोलता है बड़े भैया हो सके तो मैं भी बैटल में देखना चाहता हूँ मेरी एन्चांटेड स्वॉर्ड क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। एल्बर्ट भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि किंग ने एल्बर्ट को मॉन्स्टर को मारने का मिशन दिया था और लॉयड की पूछने की टाइमिंग भी परफेक्ट थी। फिर सीन चेंज होता है और दूसरे दिन किंगडम में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तभी रॉयल गार्ड और सिल्फा बाई जो कार ड्राइव करके एल्बर्ट और लॉयड को मॉन्स्टर हंट की लोकेशन में ले जा रही थी और अभी हमारे लॉयड भैया सो रहे थे। फिर किंगडम से बाहर आने के बाद उनको फॉरेस्ट दिखता है जहां मॉन्स्टर हंट होने वाला था। ये सुन के लॉयड और ग्रिम उठ जाते हैं जो सो रहे थे। लॉयड सिल्फा के पास आके बैठ जाता है और बहुत एक्साइटेड होते हुए पूछता है मुझे मॉन्स्टर मिलेंगे। सिल्फा बताती है मॉन्स्टर हमें फॉरेस्ट के थोड़ा अंदर लेक के पास मिल सकते हैं, यहाँ नहीं, लेकिन आप इस सब को लेके बहुत एक्साइटेड हो प्रिंस लॉयड। लॉयड बोलता है तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम पैलेस से कभी भी बाहर जा सकती हो, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है, मुझे कभी कभार तो बाहर जाने का मौका मिलता है। अच्छा बेटे जो तू बिना बताए डंजन में गया था उसका क्या। खैर
लॉर्ड अपने एन्चेंटेड वेपन को भी बैटल में अपनी आंखों से यूज होते हुए देखना चाहता था। पीछे से एल्बर्ट बोलता है, बताओ तुम्हारी टीचर और बॉडीगार्ड भी तुम्हारे साथ आई है। सिल्फा एल्बर्ट को थैंक्स बोलती है क्योंकि एल्बर्ट ने ही उसको लॉर्ड के साथ आने की परमिशन दी थी। एल्बर्ट बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम उसे बहुत मिस करती और कोई तो लॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए ना। सिल्फा कहती है, प्रिंस लॉर्ड है ही इतने अच्छे कि सब उनको याद करें। एल्बर्ट बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी लॉर्ड की तरफ स्टूडेंट टीचर के अलावा और भी अलग फीलिंग है, मतलब तुम उससे प्यार करती हो। ये सुन के सिल्फा अपनी तलवार निकाल देती है, जिससे एल्बर्ट पैंट गीली करते हुए बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा, तुम सीरियस क्यों हो रही हो। तभी वहाँ कोबोल्ट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। सभी रॉयल गार्ड अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए बोलते हैं, प्रिंस लॉर्ड को प्रोटेक्ट करो। लॉर्ड भी मजे लेते हुए बोलता है, मैं तो बहुत डर गया हूँ। ग्रिम बोलता है, बॉस नाटक मत करो, आपको पहले ही पता था अटैक होने वाला है। लॉर्ड ची टेक्निक स्पेक्ट्रल डिटेक्शन यूज कर रहा था, जो लो लेवल ची टेक्निक है लेकिन बहुत काम की है, जिसको टाउ ने उसे सिखाया है, जिससे उसे अपने आसपास क्या क्या है वो सब पता चल जाता है। ग्रिम बोलता है, ये प्रिंस बहुत इंटेलिजेंट और डरावना दोनों एक ही टाइम पे है, क्योंकि ये 24/7 स्पेक्ट्रल डिटेक्शन और बैरियर ऑन करे हुए रहता है, जिससे ग्रिम की पैंट भी लॉर्ड को देख के गीली रहती है। अब सीन रॉयल गार्ड पर आता है, जो देखते हैं कोबोल्ट के पास वेपन भी हैं। अब पता नहीं वो उनके पास कहां से आए। फिर रॉयल गार्ड अपने एन्चेंटेड वेपन से कोबोल्ट पर अटैक करते हैं और बड़े आराम से कोबोल्ट को और उनके वेपन को दोनों को एक साथ काट देते हैं। और तो और ये देख के मरता हुआ कोबोल्ट भी हैरान था और मन ही मन सोच रहा होगा, अगर थोड़ी भी भनक होती यहाँ मैं गोजो बनने वाला हूँ तो नहीं आता। फिर सभी रॉयल गार्ड बड़े आराम से कोबोल्ट को मार देते हैं और शॉक होते हैं, क्योंकि एन्चेंटेड होने के बाद सभी वेपन बहुत शार्प हो गए थे। लॉर्ड बोलते हैं, चलो मेरे वेपन ने शार्प होने का टेस्ट तो पास कर लिया और देखो मेरे वेपन की शार्पनेस को देख के रॉयल गार्ड खुद थर-थर कांप रहे हैं। सिल्फा बोलती है, देखो प्रिंस लॉर्ड, मैंने भी मॉन्स्टर को मार दिया। लॉर्ड सिल्फा के पास इतने सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देख के हैरान था और बोलते हैं, मैंने कभी सिल्फा की स्वॉर्ड को एन्चेंट तो किया नहीं था, इससे दूरी बना के रखनी होगी, पता नहीं है क्या क्या काट डाले। एल्बर्ट लॉर्ड को गले लगाते हुए बोलता है, तुम मेरे सगे भाई हो, मम्मी अलग हुई तो क्या, पापा तो सेम ही है ना। तुम एन्चेंटमेंट में इतने अच्छे हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। भाइयों और उनकी बहनों, मेरे भाई की एन्चेंटमेंट की वजह से तुम लोगों ने बहुत आराम से मॉन्स्टर को टपका दिया। तभी एक कोबोल्ट जो बच गया था वो लॉर्ड पर अटैक कर देता है। तभी फॉरेस्ट से हमारी सती सावित्री टाउ द वॉरियर आके मॉन्स्टर को मार के लॉर्ड को बचा लेती है और बोलती है, मैंने यहाँ हॉट बंदे की प्रेजेंस को फील किया था इसलिए आ गई। सॉरी मुझे यहाँ मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हुई थी। लॉर्ड गलती से रॉबर्ट की आवाज में बोल देता है, टाओ तुम यहाँ, और पकड़ा जाने ही वाला था, लेकिन टाओ दिमाग से पैदल थी इसलिए बच जाता है। टाओ लॉर्ड के पास आते हुए बोलती है, अच्छा तुम ची टेक्निक का यूज कर रहे हो, तुम थोड़े थोड़े मेरे छावा रॉबर्ट के जैसे दिखते हो। लॉर्ड भी सोच रहा था ये चलती फिरती मुसीबत कहां से आ गई। तभी एक और कोबोल्ट अटैक करता है, जिसको सिल्फा बाई मारते हुए बोलती है, पिंकी तुमने हमारी हेल्प की वो अच्छी बात है, लेकिन प्रिंस लॉर्ड से दूर रहो, और एक दूसरे से किसी बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। एल्बर्ट बोलते हैं, मैडम तुम दोनों फाइट मत करो, जितनी हेल्प हमें मिलेगी उतना अच्छा है, तुम भी हमारे साथ चलो। सीन चेंज होता है, जहाँ रात हो गई थी सभी लोग लेक के पास टेंट लगा के आराम कर रहे थे, जहाँ एल्बर्ट अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है। टाओ को अब पता चलता है एल्बर्ट सालूम किंगडम का सेकंड प्रिंस है, तो वो उसको सॉरी बोलती है कैजुअली बात करने के लिए, और मन ही मन बोलती है, ये कितना हॉट है भाई, मैं बता रहा हूँ ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। एल्बर्ट बोलता है, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या। टाओ बोलती है, मैं हॉट लड़के सेंस कर सकती हूँ। सभी लोग ये सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं, ऐसी भी कोई टेक्निक होती है क्या। काश रियल लाइफ में भी मुझे ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए जिससे मैं लॉयल बंदी ढूंढ सकूं तो मजा ही आ जाए। खैर फिर टाओ बोलती है, तुम उसके जैसे तो लगते हो, लेकिन वो छोटा लड़का रॉबर्ट से बहुत मिलता है। लॉर्ड छुप के ये सब बात सुन रहा था और बोलता है, मेरे स्पेक्ट्रल डिटेक्शन ने मेरे ऊपर ही बैकफायर कर दिया, मुझे लगा नहीं था टाओ ची पावर को इतनी बारीकी से सेंस कर सकती है। ग्रिम बोलता है, बॉस अब आप इस टेक्निक को बंद भी नहीं कर सकते, अगर करोगे तो और फंस जाओगे, इसलिए जब तक मॉन्स्टर नहीं आ जाते तब तक लॉर्ड अपने टेंट में रहने की सोच रहा था। लेकिन लॉर्ड जैसे ही टेंट के अंदर जाता है वहां उसका वेलकम सिल्फा अपने बड़े बड़े, खैर जाने दो, आप लोग समझदार हो, समझ ही गए होगे। लॉर्ड सिल्फा को अपने टेंट में ऐसे देख के हैरान था। सिल्फा की बॉडी में मॉन्स्टर ब्लड लगा हुआ था, इसलिए वो यहाँ अपने आप को साफ और कपड़े चेंज करने आई थी।
और वो लॉर्ड के साथ एक ही टेंट में सोने वाली थी, क्योंकि बाकी जितने भी रॉयल गार्ड थे वो एल्बर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और सिल्फा लॉर्ड को। लॉर्ड बोलता है तुम यहाँ ही रहो, मैं जाता हूँ, लेकिन सिल्फा लॉर्ड को बहुत अजीब तरीके से पकड़ते हुए बोलती है आप कहीं नहीं जा रहे, यहाँ मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक चीज घूम रही है, वो पिंकी है जो आप पे डोरे डाल रही है। सिंपल सी बात है, इस सब से सिल्फा को जलन हो रही है। तभी हॉट बंडा सेंस करते हुए वहाँ अपनी पिंकी टाओ भी आ जाती है, जो सिल्फा के अटैक बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए बोलती है मैं नहीं, तुम उस लड़के पे डोरे डाल रही हो, ठर की लड़की कहीं की। वो दोनों टेंट के बाहर आ गई थी, जहाँ सभी रॉयल गार्ड उनको देख के लाड़ टपका रहे थे। लॉर्ड चुपचाप वहाँ से एल्बर्ट के पास आ गया था, जो चाय पी रहा था, और बोलता है जब से सिल्फा तुम्हारी केयर टेकर बनी है वो बहुत चेंज हो गई है, वो तुमको लेके बहुत पॉजेसिव है, जो वो पहले कभी नहीं थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों से दूरी बनाने में ही भलाई है। सीन टाओ और सिल्फा पर आता है। जब उन दोनों को पता चलता है रॉयल गार्ड उनको देख के मजे ले रहे हैं, तो वो उन दोनों को मार मार के सभी का भूत बना देती हैं। एल्बर्ट बोलता है देखो मैंने कहा था ना उनसे दूरी बना के रखने को। लॉर्ड भी सोच रहा था दोनों लड़कियां बहुत खतरनाक है। टाओ बोलती है तुम पूछ रही थी ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो वो माउंटेन के टॉप पे जो टूटी फूटी श्राइन देख रही हो ना, मुझे उसको ठीक करने का काम मिला है। सिल्फा बोलती है तो मैडम आपका वहाँ काम है तो वहाँ जाओ ना, यहाँ घुइया छीनने के लिए आई हो क्या। टाओ भी टॉन्ट मारते हुए बोलती है तुम मेरी मम्मी लगती हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। एल्बर्ट बोलता है रात में तुम कहाँ अकेले श्राइन में जाके रहोगी, हमारे साथ आज रात यहीं रुक जाओ, और वैसे भी तुम्हारी मॉन्स्टर सेंस करने की एबिलिटी बहुत काम की है। तभी वहाँ एक वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसका नाम वेयर वुल्फ है, जिससे रॉयल गार्ड लड़ रहे थे। सिल्फा लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो बड़े आराम से बैठा हुआ था, और फाइट को देखते हुए बोलता है ये वुल्फ इतना बड़ा होते हुए भी कितना फास्ट है, क्यों सही कहा ना ग्रिम। लेकिन ग्रिम भैया श्राइन को देख के कुछ सोच रहे थे। टाओ ची ब्लास्ट से वुल्फ पर अटैक करती है, जिससे वुल्फ बहुत घायल हो जाता है। फिर लाइमलाइट लेने की बारी एल्बर्ट की थी, जो अपनी स्पेल ब्लेड एन्चेंटेड स्वॉर्ड निकालता है और वुल्फ को बोलता है देखो भाई तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से विलेजर बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए तुमको मरना होगा। फिर एल्बर्ट अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रेयलेंस इंसिनस अटैक करता है, जिससे वुल्फ जल के मारा जाता है। सभी रॉयल गार्ड बोल रहे थे देखा प्रिंस एल्बर्ट ने एक ही अटैक में वुल्फ को निपटा दिया। एल्बर्ट को पता था ये सब स्वॉर्ड के एन्चेंट होने के बाद हो पाया है, इसलिए वो लॉर्ड को थैंक्स बोलता है। लॉर्ड ग्रिम से बोल रहा था देखा स्पेल ब्लेड में और एन्चेंटमेंट करना काम आया ना। ग्रिम अभी भी श्राइन को देख रहा था और बोलता है मुझे पता चल गया उस श्राइन में एक डीमन सील है। तभी जो बेयर वुल्फ मारा गया था वो जिंदा हो जाता है, उसी के साथ वहाँ और भी नए नए क्रिएचर आ गए थे। ये देख के सब हैरान थे। वो वुल्फ बोलता है तुम नन्हे और कमजोर मॉर्टल ह्यूमन ने मेरे मिनियन को हर्ट किया, इसका बदला मैं तुम्हारी जान लेके लूंगा। उस वुल्फ के अंदर एक मंकी डीमन था जिसका नाम पाजुजू है। हाँ अजीब सा नाम है। टाओ बोलता है ये कितना बदसूरत डीमन है, बहन थोड़ा तो दिमाग चला, तूने कभी हैंडसम डीमन देखा है नहीं ना। पाजुजू अपने क्रिएचर से सभी लोगों पर अटैक कर देता है। एल्बर्ट और बाकी लोग डीमन पर अटैक करते हैं, जिससे वो घायल और कट जाते, लेकिन इतनी जल्दी रिजनरेट होते हैं कि क्या ही बताऊं। टाओ और एल्बर्ट समझ जाते हैं इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और ये न्यू वाले वेयरवुल्फ नॉर्मल वाले से अलग है। सीन ग्रिम और लॉर्ड पर आता है, जहाँ लॉर्ड बोलता है ये श्राइन वाला सील डीमन है और तुम दोनों कहीं रिश्तेदार तो नहीं हो। ग्रिम बोलता है दिमाग से पैदल हो क्या। वो छोड़ो, वो पाजुजू डीमन माना ट्रांसम्यूटेशन कर रहा है, जिसमें वो माना की स्ट्रिंग बना के सभी वेयरवुल्फ को कंट्रोल कर रहा है, और वेयरवुल्फ को लग रहा है पाजुजू उनका लीडर है। और मेन बात तो ये पाजुजू माना स्ट्रिंग की हेल्प से उनको माना भी सप्लाई कर रहा है, और इसी वजह से सभी वेयरवुल्फ इतनी जल्दी रिजनरेट हो रहे हैं। सिंपल सा बात है, जब तक पाजुजू जिंदा है हम जीत नहीं सकते। लेकिन लॉर्ड को बाकी सब पहले नहीं पड़ा था, उसको तो अब सिर्फ ग्रिम से माना ट्रांसम्यूटेशन सीखना था। ग्रिम बोलते पागल हो क्या तुम, देखो सब अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं और तुमको अभी न्यू स्किल सीखनी है, कैसे इंसान हो यार तुम। टाओ पर मॉन्स्टर भारी पड़ रहे थे और ये सब सिल्फा खड़े होके देख रही थी और बोलती है हाँ मैंने देख लिया, तुम बहुत बड़ बोली हो, बाकी किसी काम की नहीं। पाजुजू बोलता है यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन बाकी सब नल्ले और कमजोर ह्यूमन ही हैं। और देखो तो यहाँ एक बच्चा और उसकी बेबी सिटर भी है, लगता है उस छोटे बच्चे ने अपनी पैंट पीली कर ली और भी बहुत बेइज्जती करता है। ये देख के सिल्फा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका प्रेशर बहुत डरावना हो जाता है। सिल्फा लॉर्ड से बोलती है प्रिंस मैं कुछ देर से आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन अपना लॉर्ड माना ट्रांसम्यूटेशन सीखने में लगा हुआ था और ज्यादा अच्छे से किसी और चीज में ध्यान नहीं देता। सिल्फा पाजुजू के पास आती है, उसको लगता है सिल्फा बेबी सिटर का काम छोड़ के
उसकी मिनियन बनने के लिए आ रही है। शिल्पा बोलती बताओ एक डीमन जो मॉन्स्टर के अंदर है जिससे बहुत बास आ रही है। अरे ये गंदी बास तो उस डीमन के सांस लेने की है और पाजुजू को मारने का एक्सक्यूज ये देती है तुम्हारी वजह से प्रिंस लॉर्ड की सांस लेने वाली हवा भी गंदी हो रही है इसलिए तुमको मरना होगा। बताओ ये भी कोई रीजन होता है। पाजुजू बोलता है अगर तुम अंधी नहीं हो तो देख सकती होगी जिसको तुमने जला के मार दिया था वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से हील हो गया है और जब तक मैं उनको अपना माना देता रहूंगा तब तक वो रिजनरेट होते रहेंगे और अगर आपको पता ना हो मैं डीमन हूँ तो मेरा माना खत्म होने वाला नहीं है। बताओ अभी भी कोई चांस है तुम्हारे जीतने का। हाँ हो भी सकता है लेकिन सपनों में। पर पाजुजू को लगता है शिल्पा रो रही है लेकिन शिल्पा पाजुजू की बेइज्जती करते हुए बोलती है इतना माना होते हुए भी तुम अपनी बास मारने वाली सांस का कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के पाजुजू अटैक कर देता है और सोचता है बेबी सिटर मारी गई लेकिन अपनी शिल्पा बाई ने पाजुजू के वुल्फ के पैर काट के उसका सॉस निकाल दिया था और बोलती है अब तो तुम्हें बाहर आना ही होगा नहीं आए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। पाजुजू अपने वुल्फ को हील कर रहा था जिस वजह से बाकी क्रिएचर स्लो रिजनरेट हो रहे थे। एल्बर्ट बोलता है यही मौका है उनको मारो और शिल्पा से बोलता है पाजुजू को डैमेज करते रहो। फिर सीन ग्रिम पर आता है जो लॉर्ड को बोलता है छोटे बालक देखो माना ट्रांसम्यूटेशन डीमन के लिए भी बहुत मुश्किल है। पाजुजू का माना वुल्फ के नेचर को मैच करता होगा इसलिए वो उनको कंट्रोल कर सकता है तो तुम पहले माना को निकाल के उनसे शेप बनाओ और कलर ऐड करने का ट्राई करो। पीछे लॉर्ड एक पिंक फ्लावर बनाता है जिससे बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही थी। ये देख के ग्रिम भी सोच रहा था ये सब चीज इतनी जल्दी कैसे सीख जाता है। और पीछे पाजुजू और शिल्पा लड़ रहे थे और पाजुजू शिल्पा से इतना डर गया था कि वो उसको मॉन्स्टर बोल रहा था। फिर शिल्पा एक रॉयल गार्ड से उसकी एन्चांटेड स्वॉर्ड लेती है जिसको लॉर्ड ने एन्चांट किया था और खुशी के मारे रोने लगती है। पाजुजू भी सोच रहा था वो एक डीमन होते हुए शिल्पा को एक अटैक नहीं कर पाया और इतनी खतरनाक लड़की एक बेबी सिटर क्यों है और बोलता है वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे उसको मार के एग्जामिन करना होगा। और ये सब देख सुन के शिल्पा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पाजुजू पर अटैक कर देती है। पाजुजू उसको अपने मुंह में भर लेता है और बोलता है ह्यूमन कितने आसानी से गुस्सा हो जाते हैं देखो अब तुम टपक गई ना। लेकिन शिल्पा जिंदा थी। ये देख के पाजुजू की फट जाती है। फिर शिल्पा पूरे वुल्फ को बीच से काट देती है जिसके बाद शिल्पा अपनी हाउस ऑफ लैंगलिस डुअल ब्लेड आर्ट ट्विन ड्रैगन राइजिंग का यूज करते हुए पाजुजू पर अटैक करती है और वुल्फ का गला काट देती है जिससे पाजुजू बहुत गुस्सा होता है। शिल्पा फिर से हाउस ऑफ लैंगलिस डुअल ब्लेड आर्ट का यूज करती है और पाजुजू के वुल्फ को पूरी तरीके से काट देती है जिससे वो बाहर आके गिरता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और ये सब देख के बाकी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। शिल्पा बोलती है पाजुजू तुम प्रिंस लॉर्ड को छू नहीं सकते लेकिन तुम उनकी एन्चांटेड स्वॉर्ड से मर जरूर सकते हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। मैंने इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने साइड से कुछ चीजें ऐड की हैं। अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो मुझे कमेंट में बता देना फिर मैं नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा।